अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकियाट्री लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल पार्ट्स में बनाऊँगी। दिस इज़ बेसिकली अबाउट स्लीप डिसऑर्डर्स और ये वाला जो पार्ट 1 है, इसमें मैं एक इंट्रोडक्शन दूँगी टू स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो बिफोर वी टॉक अबाउट स्लीप डिसऑर्डर्स, हमें नॉर्मल स्लीप को थोड़ा-सा समझना चाहिए। तो स्लीप क्या है? स्लीप एक टेम्परेरी स्टेट है ऑफ डिक्रीज्ड कॉन्शसनेस और इस वक़्त हम एक रिड्यूस्ड वेकफुलनेस की स्टेट में होते हैं। देयर इज़ इन्हिबिशन ऑफ मोस्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज़ लोअर्ड मसल एक्टिविटी, ठीक है? स्लीप जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी स्लीप के दौरान रीजनरेट करती है, रिस्टोर करती है टिश्यूज़ को जो कि उनकी वेयर एंड टेयर हुई थी दिन में। और मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी कंसोलिडेशन होती है जब हम उस दिन की जो चीज़ें हम उनको प्रोसेस करते हैं सबकॉन्शियसली नींद में। और डेली जो साइकिल होते हैं स्लीप के और वेकफुलनेस के, इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और ये जो साइकिल है, ये मेलेटोनिन ड्राइव करता है, ठीक है? रात को जब अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे के रिस्पॉन्स में हमारे ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड होता है, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और जितना ज़्यादा मेलेटोनिन सिक्रीट होता है रात में, उतना हमें नींद आती है और हम सोते हैं। और दिन के टाइम मेलेटोनिन प्रोडक्शन रुक जाती है और उस वक़्त कोर्टिसोल जो हार्मोन है, वो पीक पे होता है। स्लीप जनरली साइकिल्स की शक्ल में होती है और मल्टीपल कह सकते हैं कि 4 से 6 साइकिल होते हैं एक नॉर्मल स्लीप सेशन में रात को, और हर साइकिल 90 मिनट्स का होता है। अगर आप उन साइकिल की जो लाइटर स्टेजेस हैं, उनमें आप उठें, तो आप वेल रेस्टेड होते हैं। अगर आपको इस वक़्त कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही मेरा क्या मतलब है स्लीप साइकिल से, तो डोंट वरी, अभी हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक लर्निंग एड है, उससे हम शुरू करते हैं ताकि आपको याद रहे। निमोनिक है बैट्स ड्रिंक रेड ब्लड, ठीक है? बैट्स BATS, ड्रिंक का कैपिटल D, रेड R एंड ब्लड B। इस निमोनिक को आप एक दफ़ा याद कर लें, फिर आगे की डिस्कशन आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? तो बैट्स ड्रिंक रेड ब्लड में सबसे पहले आ जाता है B, B फॉर बीटा वेव्स। बीटा वेव्स जो होते हैं, वो अगर आप अपने ब्रेन की EEG करें, ठीक है? उसका एक इलेक्ट्रिकल पैटर्न आप उसका देखें, तो एक अवेक पर्सन की जो ब्रेन वेव्स हैं, उसको कहते हैं बीटा वेव्स, ठीक है? इसकी ब्रेन एक्टिविटी चल रही है। फिर A फॉर अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स वो है कि थोड़ा-सा वो जो होता है ना कि अभी हम सोने लगे हैं, तो वेकफुलनेस से थोड़ा-सा हम ड्राउज़ी स्टेट में हैं। मतलब ब्रेन उस तरह से एक्टिवली नहीं है, मतलब थोड़ा-सा हम ड्राउज़ीनेस की तरफ जा रहे हैं, नींद की तरफ जा रहे हैं, तो उसको उस वक़्त जो ब्रेन की एक्टिविटी होगी, वो है अल्फा वेव्स। फिर जब आप स्टेज 1 ऑफ स्लीप में दाखिल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं, उस एक्टिविटी को कहते हैं थीटा वेव्स। और उस वक़्त यू आर बेयरली अस्लीप, लाइट स्लीप होती है, हल्की-फुल्की आवाज़ आए, रोशनी हो, तो आप उठ जाते हैं। मसल की टोन रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जर्क्स हो सकते हैं, कॉल्ड हिप्निक जर्क्स। फिर आता है जी एस, एस फॉर स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। ये स्टेज 2 है ऑफ स्लीप। इसके अंदर आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुके हैं और फर्दर डिक्रीज हो गई है हमारी मसल की टोन। फिर डी फॉर डेल्टा वेव्स। डेल्टा के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स DE से आप याद रख सकते हैं कि ये डीप स्लीप है, ठीक है? डीप स्लीप स्टेज 3 और 4 को कहते हैं। ये फिजिकली और मेंटली रिस्टोरेटिव फेज होता है। और इस वक़्त हम ज़्यादातर सेंसरी स्टिमुलस को अनअवेयर होते हैं अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये मतलब है कि इस स्टेट के अंदर अगर आपके पास व्हाइट नॉइज़ है हल्की-फुल्की, फॉर एग्ज़ाम्पल गली में कोई ट्रैफ़िक की आवाज़ है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका अलार्म क्लॉक या आपका फ़ोन बजना शुरू हो जाए लाउड वॉल्यूम पे, तो उस पॉइंट पे हम उठ सकते हैं। फिर आर फॉर रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट वाली जो स्टेज है, उसमें हम सो तो रहे होते हैं, लेकिन ईईजी पे ऐसा लगता है जैसे हमारा ब्रेन एक्टिव है। और उस वक़्त यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स फ्रॉम रेम। REM से यू रिमेंबर कि इस स्टेट के ऊपर यू रिमेंबर योर ड्रीम्स, एंड REM से यू रिमेंबर दैट यू रिमेन स्टिल, क्योंकि इस वक़्त सिर्फ़ आपकी ब्रीथिंग मसल्स और आपकी आई मसल्स चल रही होती हैं। एंड बी फॉर बैक अगेन, यू स्टार्ट अनदर स्लीप साइकिल।
अभी आप परेशान ना होएँ, मैं आपको ये सारी वेव्स की शक्लें भी दिखाऊँगी, सारे फ़ेज़ेज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। ये निमोनिक मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेमोराइज़ेशन से आपकी जान छूट जाती है, ठीक है? तो बैट्स ड्रिंक रेड ब्लड, ठीक है? दिस इज़ द निमोनिक। अब हम ऑफ़िशियली स्लीप को डिस्कस करते हैं। तो जी स्लीप को ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें, ठीक है? तो पहले तो मैंने आपको कहा ना कि स्लीप में साइकल्स होते हैं ना, अब हम एक साइकिल को पकड़ के डाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब एक स्लीप साइकिल के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि एनरेम और रेम, ये 2 स्टेजेस हैं स्लीप की, ठीक है? होता ये है कि जब हम जाग रहे हैं, फिर हम थोड़ा-सा ड्राउज़ी होते हैं, उसके बाद हम स्टेज 1 में दाखिल होते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और फिर वहाँ से हम दाखिल होते हैं रेम में। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 आर बेसिकली पार्ट ऑफ नॉन रेम, और उसके बाद रेम, ठीक है? और स्लीप साइकिल में होता ये है कि एक नॉन रेम यानी कि 1 टू 4 स्टेजेस और फिर रेम, ये मुकम्मल एक स्लीप साइकिल बनाता है। उसके बाद रेम से वापस हम नॉन रेम 1, 2, 3, 4 में जाते हैं। फिर रैम आता है, ये दूसरा साइकिल मुकम्मल हो गया एंड सो ऑन, ठीक है? तो एनरेम को एनरेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली ईईजी रिदम्स हमारे स्लो होते हैं, मसल टोन हमारी हाई होती है, इसमें आई मूवमेंट नहीं होती, और हमारा ब्रेन इनएक्टिव होता है और बॉडी एक्टिव होती है, ठीक है? क्या समझ आई है? कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारा दिमाग एक्टिव नहीं है, यानी कि हमारी ईईजी रिदम्स स्लो हैं, लेकिन हमारी बॉडी एक्टिव है। बॉडी एक्टिव से मसल आप ये स्टडी कर सकते हैं कि हाई मसल टोन है हमारी, ठीक है? फिर इसके 4 स्टेजेज़ हैं 1, 2, 3, 4, इसको N1, N2, N3 की तरह भी लिख सकते हैं। और अवेक और रेस्टिंग पर्सन की अल्फा वेव्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। फिर आते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसी स्लीप की स्टेट है जिसमें हमारा ब्रेन ईईजी पे लगता है जैसे एक्टिव है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन एक्टिव है लेकिन हमारी बॉडी इनएक्टिव है, सिवाय आई के, ठीक है? तो इसमें सेक्सुअल अराउजल और आई मूवमेंट्स होती हैं और ब्रेन एक्टिव होता है, लेकिन मसल सारे जिस्म की बिल्कुल एटोनिक होती हैं, ठीक है? एक्सेप्ट मिडल ईयर एंड आई मसल्स। तो और इसमें ड्रीमिंग भी होती है, और वो ऐसी ड्रीमिंग होती है कि आप उसको याद रखते हैं व्हेन यू वेक अप, ठीक है? तो इन दिस स्टेट हमारा ब्रेन एक्टिव है, बॉडी इनएक्टिव है। अच्छा, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि एनरेम के 3 स्टेज हैं, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 4 स्टेजेस हैं। जो ज़्यादा न्यूअर बुक्स हैं उसमें 3 स्टेजेस पे डिस्कशन हुई है, तो कन्फ्यूज़ ना होएँ। अगर आप देखते हैं ना कहीं पे 1, 2, 3 है, तो वो भी ठीक है, 1, 2, 3, 4 भी ठीक है, और कहीं पे इसको 1, 2, 3 के बजाय N1, N2, N3 भी लिखा जाता है, ठीक है? तो ईईजी के ऊपर हम बात करते थे स्टेज 1 से स्टेज 4, तो स्टेज 1 में अल्फा वेव्स खत्म हो रही हैं और थीटा वेव्स शुरू हो रही हैं। स्टेज 2 के ऊपर के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल है। स्टेज 3 पे डेल्टा वेव्स हैं, स्टेज 4 पे भी डेल्टा वेव्स हैं, ठीक है? फिर हम आते हैं रैम के ऊपर। रैम की जो ईईजी होती है ना, वो सॉ टूथ पैटर्न की होती है। अच्छा, स्टेजेस और उनके फैक्ट्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 2 जो होती है वो सारी स्लीप स्टेजेस में से सबसे लंबी होती है। स्टेज 3 और 4 जो होते हैं उसको हम डीप स्लीप भी कहते हैं, डेल्टा स्लीप भी कहते हैं, स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। और इसके दौरान किसी को जगाना सबसे मुश्किल है, और एल्डरली लोगों में डीप स्लीप वाला एलिमेंट तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। रेम स्लीप जो है, उसमें किसी को जगाना सबसे आसान है, और उसमें आइज़ जो हैं वो फ्रैटिकली मूव कर रही होती हैं, और जैसे-जैसे स्लीप साइकिल प्रोग्रेस होता है ना, जैसे कि अगर कोई सोया है, तो पहला स्लीप साइकिल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसके अंदर जो रेशो है ना रैम और नॉन रैम की, उसमें आप देखेंगे कि जैसे-जैसे साइकिल आगे जा रहे होते हैं, तो रैम का जो टाइम स्पैन है वो बढ़ता जाता है। पूरा साइकिल रहता 90 मिनट्स का ही है, लेकिन उसमें रैम का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल की कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्लीप के 4 स्टेजेस जब नॉन रेम के गुज़र जाते हैं तो फिर रेम हैपेंस, और डीप स्टेजेस जो होती हैं वो प्रीडोमिनेट करती हैं अर्ली इन द नाइट, और रेम अकर्स लेटर इन द नाइट ज़्यादा, ठीक है? पासिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू रेम टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, and then you move back to stage 1 and then REM. After every 90 minutes,
REM alternates with non-REM. Non-REM induces transition from the waking state to deep sleep. ठीक है, और awakening from REM sleep is associated with vivid dream recall. जैसे कि मैंने आपको कहा था, you remember your dreams. Also यही मैंने आपको कहा है कि जैसे जैसे स्लीप साइकिल प्रोग्रेस करते हैं रैम का रेशो बढ़ता जाता है। अब आप इसमें तस्वीर देखो ईईजीज़ की, अवेक पैटर्न देखो, फिर आप स्टेज 1 देखो, ठीक है? स्टेज 2 देखो और स्टेज 3 और 4 देखो, तो आपको देखोगे कि दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है? फिर इसको भी अगर आप देखो तो अवेक विद ब्रेन एक्टिविटी बीटा, अवेक एंड रेस्टिंग अल्फा, और उसके बाद आप देखो कि स्लीपिंग थीटा वेव्स हैं और फिर डीप स्लीप देर आर फार अपार्ट, और इस तरह का ना खुले खुले सा ग्राफ है, ये डेल्टा स्लीप है, डीप स्लीप है। अच्छा, फिर कुछ टर्म्स हैं रेम लेटेंसी और स्लीप लेटेंसी, अक्सर किताबों में देख के बच्चे परेशान होते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो रैम लेटेंसी का बेसिकली मतलब ये है कि कितनी देर बाद आपका रैम साइकिल शुरू हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 90 मिनट्स होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स, राइट? तो ये वो टाइम है कि आपको कितनी देर में आपका रैम साइकिल शुरू हुआ है, ठीक है? तो वो 90 मिनट्स है। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें रैम लेटेंसी शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि डिप्रेशन और नार्कोलेप्सी। फिर स्लीप लेटेंसी क्या है? स्लीप लेटेंसी एक्चुअली इट्स द टाइम नीडेड बिफोर यू एक्चुअली फॉल asleep। तो ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि जब आप नियत करते हो सोने की तो तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और फिर आप सो जाते हो। तो ये नॉर्मल स्लीप लेटेंसी तकरीबन 15 मिनट की होती है। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि इंसोम्निया, उसमें स्लीप लेटेंसी बढ़ जाती है। अगर ब्रॉडली डिस्कस करें कि एज के साथ-साथ आपकी स्लीप को क्या फ़र्क पड़ता है, तो ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, वो तकरीबन सारा दिन सोते ही रहते हैं। और जो एल्डरली लोग हैं, उनकी नींद बहुत कच्ची होती है, उनको जाग आ जाए तो फिर दोबारा नींद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ से आइडिया कर सकते हो कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्लीप टाइम डिक्रीज़ होता है, आपकी रैम की परसेंटेज डिक्रीज़ होती है, और स्टेज 3 और 4 विद टाइम, यानी कि जो आपकी डीप स्लीप है, ये विद टाइम कम हो जाती है और इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का नॉलेज बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे जाके जो डिसऑर्डर्स हैं और उनके जो इलाज हैं, उनकी जो मेडिकेशंस हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स से रिलेटेड हैं। तो बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो देयर इज़ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो स्लीप के दौरान इंक्रीज़ करती है और ये स्लीप की इनिशिएशन में हेल्प करती है। एसिटाइलकोलिन स्लीप के साथ-साथ डिक्रीज़ होती है और ये रेम स्लीप से रिलेटेड है। नॉरएपिनेफ्रिन अगेन ये भी डिक्रीज करती है ड्यूरिंग स्लीप एंड इट इज रिलेटेड टू रेम स्लीप। डोपामीन इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्लीप एंड इट इज लिंक्ड टू अराउजल एंड wakefulness। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ स्लीप, तो ट्रिप्टोफान आपका टोटल स्लीप टाइम बढ़ाता है। डोपामीन एगोनिस्ट अराउजल कराता है, डोपामीन एंटागोनिस्ट आपको सुलाता है, उसको ऑपोजिट करता है। बेंजोडाइजेपिन स्टेज 4 को सप्रेस करती हैं और अगर आप क्रॉनिकली इनको इस्तेमाल करें तो वो स्लीप लेटेंसी को इंक्रीज करती है। अल्कोहल और बार्बिचुरेट इंटॉक्सिकेशन रैम को सप्रेस करते हैं। अल्कोहल विड्रॉवल और बार्बिचुरेट विड्रॉवल का रैम रिबाउंड के साथ लिंक है। और मेजर डिप्रेशन में रैम लेटेंसी शॉर्ट हो जाती है, इंक्रीज्ड रैम टाइम, सप्रेशन ऑफ डेल्टा, मल्टीपल अवेकनिंग्स एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग्स। अभी अगर आपको इस टेबल की समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, हम फार्माकोलॉजी में और फर्दर जब हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और मेरे जो फर्दर पार्ट्स हैं उनमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है? सो अगेन ये थोड़ा-सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है कि डे और नाइट में कोर्टिसोल और मेलाटोनिन का रोल आपको पता होना चाहिए। आपको स्लीप वेक साइकिल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके स्लीप से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा-सा आते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के इंट्रोडक्शन पे। तो स्लीप डिसऑर्डर्स, मुझे सबसे एक फैक्ट मेरा ये है कि थ्रू आउट मेडिकल कॉलेज हमें स्लीप डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ाए, सही तरह नहीं पढ़ाए। इंसोम्निया बस थोड़ा बहुत पढ़ाया था और दैट्स इट। इसको ऐसा जितनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, कम से कम मुझे नहीं पता कि हमने इसको इस तरह से पढ़ा हो। ये मैंने अपने तौर पे इसको स्टडी किया है। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। इनको शायद इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते अनलेस इट्स स्लीप एपनिया। लेकिन ये पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत परेशान होते हैं मरीज़ अगर उनकी नींद ठीक ना हो। तो मेरे नज़दीक इन डिसऑर्डर्स को हर फ़िज़िशियन को समझना ज़रूरी है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स को 2 तरह में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि वो वाक़ई एक डिसऑर्डर है और सेकेंडरी ये है कि किसी
और चीज़ की वजह से ये स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है, इट इज़ सेकेंडरी टू समथिंग, ठीक है? तो स्लीप डिसऑर्डर्स को जनरली 2 तरह से क्लासिफ़ाई किया जा सकता है। या तो हम कहते हैं कि वो डिससोम्निया और पैरासोम्निया में डिवाइड होता है। इसके मैं आगे भी जो पार्ट्स बनाऊँगी ना स्लीप डिसऑर्डर्स के, वो इसी तरह हैं। मैं देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो ऑन डिसोम्नियाज़ एंड देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो ऑन पैरासोम्नियाज़। और एक और वे उसको स्टडी करने का ये है कि दे आर ईदर इंसोम्नियाज, पैरासोम्नियाज, सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स और हाइपरसोम्नियाज। सो इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया का मतलब ये है कि आपको नींद नहीं आ रही, या अगर आ रही है तो फिर आप उठ जाते हैं बार बार, ठीक है? दूसरा पैरासोम्निया है। पैरासोम्निया का मतलब है एबनॉर्मल मूवमेंट या एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप। इसमें आ जाता है आपकी स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, इस टाइप की चीज़ें पैरासोम्निया में आते हैं। फिर सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर ये है, क्या नींद आ रही है, जाग भी आ रही है, लेकिन टाइमिंग खराब हो गया है, अनडिजायर्ड टाइमिंग है। जैसे कि अब इसमें आ जाता है आपका, जैसे कि शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर या जेट लैग वगैरह, वो इसमें आ जाता है। फिर हाइपरसोमिया का मतलब ये एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ठीक है? आप ज़्यादा सो रहे हैं और दिन में आपसे जागा नहीं जा रहा, रात में मतलब डिस्टर्ब सी स्लीप है और आप सारा दिन सोते रह रहे हैं, इसको हाइपरसोमिया कहते हैं। जब आप हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं ना फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स, तो ये एक हेल्पफुल निमोनिक है ABCDEFGH, ठीक है? तो ए फॉर एक्टिविटीज प्रायर टू बेड टाइम दैट मे इंटरफेयर विद रेस्टफुल स्लीप। बेड पार्टनर की हिस्ट्री जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्लीप एपनिया है, तो उसमें पेशेंट को नहीं पता लग रहा होता, लेकिन उसका स्पाउस या जो भी उसका बेड पार्टनर है वो बता सकता है कि ये ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है, और देयर इज अ सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ व्हाइल, और ये सारा कुछ। तो बेड पार्टनर भी कभी कभी बड़ा वैल्यूएबल हिस्ट्री का सोर्स होता है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेकिंग function, quality of life. D for drug regimen, medications. E for exacerbating and relieving factors. F for frequency and duration. G for genetic factors, family history. H for habits like alcohol consumption, caffeine, nicotine, illicit substances, and hypnotics. दूसरा मैंने आपको कहा था ना कि स्लीप डिसऑर्डर्स को डिसोम्निया, पैरासोम्निया में डिवाइड करते हैं। तो डिसोम्निया बेसिकली क्या है? इनसफिशिएंट, एक्सेसिव और ऑल्टर्ड। इसमें एक्चुअली आपका हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया और सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर सारे डिसोम्नियाज में आ जाते हैं। और पैरासोम्निया का मतलब है अनयूजुअल स्लीप रिलेटेड बिहेवियर्स, ठीक है? फिर आ जाते हैं थोड़ा सा स्लीप के जो सेकेंडरी डिसऑर्डर्स है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हमें लगता है ना कि इस पेशेंट को इंसोम्निया है, वो एक्चुअली इस कैटेगरी में आ रहा होता है। उसको एक्चुअली प्राइमरी इंसोम्निया नहीं होता, उसको सेकेंडरी होता है। और इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक है डीप, DEEP। दिस इज हेल्पफुल। तो ड्रग्स, इन्वायरमेंट, इमोशंस और फिजिकल प्रॉब्लम्स कैन मैनिफेस्ट सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ड्रग्स में स्टिमुलेंट्स हैं जैसे कि कैफीन, एम्फेटामिन, डीकंजेस्टेंट्स वगैरह। अब एक पेशेंट है, वो आपको कह रहा है कि मैंने 5 कप चाय पी है, कॉफ़ी पी है, और अब मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपको समझ आनी चाहिए कि उसको एक्चुअली इंसोम्निया नहीं है, उसका दिमाग इतना स्टिमुलेट हुआ हुआ है कैफ़ीन से, तो उसको इसलिए नींद नहीं आ रही। उसको ड्रग वाला मसला ठीक होगा तो फिर उसको आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह जो भी है, मतलब ये पैराडॉक्सिकली इवन जो अल्कोहल और सेडेटिव हिप्नोटिक्स है ना, लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा सोते होंगे, एक्चुअली ये इंसोम्निया कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्लीप साइकिल को ख़राब करते हैं। आपको सुला तो देते हैं जल्दी, लेकिन उनका इफ़ेक्ट जब वेयर ऑफ हो जाता है ना, तो फिर आपको नहीं नींद आती। फिर ये कि वाइल सेडेटिव्स, ये दे इंड्यूस स्लीप, लेकिन ये आपके स्लीप साइकिल को इस तरह से ख़राब करते हैं, अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा इनको लें ना, तो आपका रेम जो है वो सप्रेस हो जाता है, और डीप स्लीप, और कुछ हफ्तों बाद रेम और डीप स्लीप का ब्रेक थ्रू और रिबाउंड, इसको रेम रिबाउंड कहते हैं, वो हो जाता है। फिर ऐसे ड्रग्स, पेशाब आवर दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक होते हैं, आप एक मरीज़ है, वो डायूरेटिक ले रहा है, उसको रात को बार-बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ज़ाहिर है उसको कैसे नींद आएगी, वो तो डिस्टर्ब ही रहेगा ना। फिर इसी तरह कुछ लोग बीटा ब्लॉकर लेते हैं, डिजिटालिस, एंटी डिप्रेसेंट, पिडाज़ोसिन, बैक्लोफेन, ये सारा कुछ नाइटमेयर्स वगैरह करा सकते हैं। तो ड्रग हिस्ट्री का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके स्लीप के साथ, तो इसको मिस ना करें। फिर एनवायरनमेंट पे आते हैं जी। एनवायरनमेंट कैसी है कि इंसोम्निया के ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं,
उनका मसला क्या होता है जी, एनवायरनमेंट ऐसी है कि नींद कैसे आए, शोर है, रोशनी है, साथ स्पाउस बहुत लाउड स्नोर कर रहा है, या घर नॉइजी है, टेलीविजन ऑन है, वगैरह वगैरह। तो ये भी रीज़न है नींद ना आने की। फिर स्ट्रेस होता है, समटाइम्स इरेगुलर आपकी वर्क शिफ्ट्स होती हैं, या कोई अपकमिंग लाइफ इवेंट है, जैसे कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग, कोई एग्जाम, कोई पहला दिन जॉब का, वट एवर। तो इन चीज़ों से भी, स्ट्रेस से भी कभी कभी नींद उड़ जाती है। फिर इमोशंस, अगर आपका एक वरीइंग तबीयत है, आपको एंग्जाइटी है, तो उससे भी होता है। फिर साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं कुछ, जैसे माइल्ड डिप्रेशन में आपको नींद आती नहीं है, आप सोचे सोच रहे होते हैं। फिर सिवियर डिप्रेशन में होता है कि सुबह जल्दी जल्दी, सुबह सुबह ही आंख खुल जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है, उसमें भी वैसे तो वो स्लीप को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके साथ एजिटेशन, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि नींद इफेक्ट होती है। फिर डिलीरियम है, उसमें ग्रॉस डिस्ट्रप्शन होती है स्लीप वेक साइकिल की। फिर जो पैरानॉइड पेशेंट्स होते हैं, दे आर टू स्केर्ड या दे आर टू ऑन गार्ड टू गो टू स्लीप, ठीक है। फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक मरीज है, उसको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें उसको पेन है, वो दर्द ही उसको इतना डिस्ट्रैक्ट रखता है कि वो नहीं सो पाता। अब होता ही है ना कि दिन के टाइम अगर आपको दर्द है भी, तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं ना कि आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप सो रहे होते हो ना, आपको और कोई काम नहीं होता, तो आपकी सारी तवज्जो आपकी दर्द की तरफ जा रही होती है। तो पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं, तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि इस पेशेंट को कोई क्रॉनिक पेन वाला मसला तो नहीं है। फिर ये कि इस तरह के मरीज़ों में एमिट्रिप्टिलिन जो एंटी डिप्रेसेंट है, वो हेल्प करता है। फिर मेडिकल इलनेसेस ऐसी जिसमें अगर मरीज़ हॉस्पिटलाइज़ हुआ हुआ है, तो कुछ लोगों को सिर्फ़ अपने बिस्तर पे नींद आती है, वो हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं सो सकते। तो इन लोगों की भी नींद डिस्टर्ब होती है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जो रात में ज़्यादा होती हैं, जैसे पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया और नॉकटर्नल एंजाइना वगैरह। फिर ये कि शॉर्ट टर्म यूसेज ऑफ hypnotic drugs can be given as long as they don't aggravate the condition। फिर ये कि स्लीप स्टडी, स्लीप क्लिनिक, स्लीप लैब, ये हेल्प करते हैं पेशेंट को स्टडी करने में। उनकी स्लीपिंग ईईजी रन होती है, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो होगी, इसलिए यहाँ पे मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू स्टडी मोर, वेट फॉर पार्ट 2। उसके अंदर अच्छी सी डिस्कशन हुई हुई है डिसोम्नियास की और पैरासोम्नियास की। फिर मैं एक एक स्लीप कंडीशन के ऊपर अलग वीडियोस बनाऊंगी। तो आई होप कि you learn something. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.